दार्जिलिंग में आज फिर हिंसा भड़क उठी। हालात बेकाबू होने के बाद सेना को तैनात किया गया। हिंसा और आगजनी की तस्वीरें दार्जिलिंग के सोनादा इलाके की हैं। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के समर्थकों ने ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट को आग लगा दी। कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के समर्थक ताशी भूटिया की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। GNLF का आरोप है कि भूटिया की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। समर्थकों का आरोप है कि भूटिया दवाई लेने के लिए गया था। इसी दौरान पुलिस वालों और स्थानीय लोगों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। भूटिया की मौत के खिलाफ GNLF समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। समर्थकों ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। GNLF समर्थक मृतक को शहीद का दर्जा देने और अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अलग गोरखालैंड बनाने की मांग कर रहा है। बंगाली भाषा को अनिवार्य करने का भी विरोध हो रहा है। हिंसा में 4 प्रदर्शनकारियों और पुलिस के एक कमांडेंट की मौत हो चुकी है। बंद की वजह से दार्जिलिंग में जरूरी चीजों की भी भारी किल्लत है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उधर पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाके बसीरहाट जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने माइकल नगर में ही रोक दिया। पुलिस ने डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, ओम माथुर, सत्यपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रोके जाने पर बीजेपी सांसद ओम माथुर की पुलिस अफसर से कहासुनी हो गई। ओम माथुर ने पुलिस अफसर को धमकाते हुए कहा कि वो सांसद हैं और अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया तो आप मर जाओगे। आप आपने गाड़ी रोकी किस आधार पे, ये बताइए। पता है सर, मुझे बताइए गाड़ी रोकी किस आधार पे आपने? कि आगे जाने से क्या प्रॉब्लम है बताओ ना। आप कहीं बैठ के बात नहीं कर सकते थे। तक में रोक रहा हूँ। हम सांसद है, पता आपको? और हम सांसद है, आपको ध्यान है ना। प्रिविलेज मौसम आ जाएगा ना, आप मर जाओगे। किस आधार पे रोक रहा हूँ मुझे बताओ। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर बीजेपी सांसदों को रोक दिया। कल भी कांग्रेस, CPM और बीजेपी के नेताओं ने बसीरहाट जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया था। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पुलिस के गलत इस्तेमाल और मनमानी करने का आरोप लगाया है। ये डिटेन करना वो उनका स्वभाव है और अपोजिशन का मुंह बंद करना ये बंगाल का पॉलिटिकल पैटर्न रहा बहुत सालों से। हम लोग को रोक तो दिया, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है वो उसका जानकारी लेने के लिए हम जा रहे थे, तो उसको हमको क्यों नहीं पता चलता कि वहाँ पे कितने रेप हुए हैं, कितने मोलेस्टेशन हुए हैं, लोगों के घर में जो भीड़ भीड़ करके गुस्सा करके लोग घुस रहे हैं, कितने घर में आग लगी है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है। पिछले 7 दिन से लगातार हिंसा हो रहा है। वहाँ शांत करने के बजाय सरकार के MLA जाके वहाँ उत्तेजना फैलाते हैं। बाकी सरकार की ना प्रशासन की ना पुलिस की कोई उपस्थिति वहाँ नहीं है। सेंट्रल फोर्स, केंद्र सरकार सफिशिएंट देने के लिए तैयार है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। दार्जिलिंग और बसीरहाट में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने कोलकाता में रैली निकाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नॉर्थ 24 परगना जिले के बसीरहाट में फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हिंसा भड़की। आरोप है कि फेसबुक पोस्ट के बाद एक पक्ष ने लोगों के दूसरे पक्ष पर हमला किया, उनकी दुकानों में आग लगा दी। हिंसा के बाद से बसीरहाट के बदुड़िया समेत आसपास के दूसरे इलाकों में बाजार पूरी तरह से बंद हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने नॉर्थ 24 परगना के SP और दक्षिण बंगाल रेंज के IG का ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए। उधर कश्मीर घाटी में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरे होने पर कश्मीर में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई है। श्रीनगर के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सड़कों से गुजरने वाले हर आदमी और गाड़ी की जांच की जा रही है। और ये इनपुट्स थे कि आज के दिन कश्मीर घाटी में हिंसा भड़क सकती है और कहीं पे मिलिटेंट हमला भी हो सकता है, जिसके चलते कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। श्रीनगर के अगर हम डाउनटाउन की बात करें तो 8 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम अलगाववादियों को या तो नज़रबंद रखा गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ पूरी कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि र्यूमर मॉन्गरिंग न हो।
माहौल बिगड़ने की आशंका के बाद सभी बड़े अलगाववादी नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया है। हुर्रियत के कई नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं कश्मीर में हालात खराब होने पर जेडीयू ने बीजेपी पीडीपी गठबंधन पर निशाना साधा है। जो सेपरेटिस्ट की कॉल है या यूजेसी की कॉल है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हर ज़िले में, वो आपने देखा होगा ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सूरत में कोई नुक्स अमन या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए किसी जगह। कि जो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट है वो सरकार कहाँ चल रही है? वैली में दिखती नहीं है, लोगों के बीच में दिखती नहीं है। खबर में तब वो आते हैं जब वो इंटरनेट ठप करते हैं। हमारा मानना है कि संवादहीनता की जो स्थिति बीती जुलाई से हुई है, उसने घाटी के हालात को और बुरा किया है। आपको बात करनी होगी अपने नागरिकों से। Yeah, it's sad, you know, the Pakistan and its stakeholder in India, like Jamaat Islami of Jammu and Kashmir, are observing anniversary of a known terrorist who belongs to Lashkar-e-Taiba, and we. सूत्रों के मुताबिक आतंकी कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में है। हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए जत्थे को जम्मू में ही रोक दिया गया। सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रा का आज जो जाने वाला जत्था था जम्मू से, उसको रवाना नहीं किया गया, यहीं पे रोक लिया गया है। आज बुरहान वानी की बरसी को जो आतंकियों की तरफ से एक कैलेंडर इशू किया गया था, उसकी बाद से जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी कड़ी कर दी गई थी। उसी के मद्देनजर जो है यात्रा के जो जत्थे हैं वो जगह जगह जो है हाल्टेज पॉइंट पे रोके गए हैं। मेन जत्था जो यहाँ से रवाना होता है उसको यहीं पे रोक लिया गया है। श्रीनगर के कई थानों में धारा 144 लगा दी गई है। घाटी में 21,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पुलिस थाने में जिन पत्थरबाजों के नाम दर्ज हैं, उन्हें थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। वैसे इस साल कश्मीर घाटी में भारतीय सुरक्षा बलों ने कुल 96 आतंकियों को मार गिराया है अब तक। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक फायरिंग ने जम्मू के पुंछ में 4 बच्चों को अनाथ बना दिया। फायरिंग में पति पत्नी की मौत हो गई। जम्मू के पुंछ में आज सुबह करीब 6:30 बजे से पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई और मोर्टार भी दागे गए। पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सीजफायर वायलेशन में हमारी 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और 4 जो हैं बच्चे उसमें ज़ख्मी हैं। एक ही फैमिली के हैं, पेरेंट्स दोनों जो थे हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी डेथ हुई है। अभी भी जो फायरिंग का जो सिलसिला है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। हमारी तरफ से जो रेस्क्यू टीम है और ग्राउंड पे हमारे हेल्थ या दूसरी जो मैन पावर और मिशनरी है दैट्स अवेलेबल, और कोई भी इवेंचुअलिटी अगर फर्दर होती है तो वी विल टेक इमीडिएट एक्शन। पाकिस्तान की फायरिंग से आसपास के गांवों में खौफ का माहौल है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, अभी भी फायर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे गांव के लोग हैं वो इतने घबरा गए हैं कि ऐसा हालात बन रहे हैं कि लोग काफ़ी इसमें मतलब सहमे हुए हैं। तो हमारी यही गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और क्योंकि हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं ये यही चाहते हैं कि अगर इस तरह से रोज़ रोज़ फायरिंग से एक बार अगर फायर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। मैं भी यहाँ पुंछ जाने के लिए निकला था सिटी, तो अभी फायर की वजह से यहाँ रुका पड़ा हूँ। गाड़ियाँ भी बंद हैं, रोड में आओ जाए भी नहीं है, तो फायर भी गोले भी आ रही हैं, तो इसलिए परेशान है, हर आदमी परेशान है आज बहुत ज़्यादा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जवानों को उलझाकर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है। It's a frequent ceasefire violation is taking place across the border, on the border. Pakistan's, is trying to infiltrate as many as militant as possible. They have been doing it for quite some time, but now they are finding some difficulty. पाकिस्तान जो है बहुत ज़बरदस्त पकड़ाया हुआ है कि पिछले 2-3-4 हफ्ते में उसका एक घुसपैठिया भी हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सका। अभी 8 से 13 तारीख तक उनकी कोशिश है हर दिन 2 से 4 घुसपैठियों को भेजे अंदर, और उसके लिए सीज फायर वायलेशन ऑब्वियस है, क्योंकि उसी के कवरिंग फायर के को इस्तेमाल करते हुए घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं।
जम्मू कश्मीर में 8 से 13 जुलाई के बीच आतंकियों की घुसपैठ को लेकर हाई अलर्ट है। इस साल मई तक पाकिस्तान ने 124 बार सीज फायर वायलेशन किया। साल 2016 में 449 और साल 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार सीज फायर वायलेशन किया। इस साल अभी तक आतंकी घुसपैठ के 22 मामले सामने आए हैं, जिनमें 38 आतंकी मारे गए हैं। और पिछले साल आज ही के दिन भारतीय सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को ढेर किया था। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया। और अभी बड़ी खबर आ रही है, मीसा भारती के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से जुड़ी यह खबर है। दिल्ली में 3 जगहों पर छापे के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को उनके दूसरे फार्म हाउस पर लेकर आई है। आज छापेमारी के बाद घिटोरनी के सरला विला में मीसा भारती और शैलेश ने कई घंटे तक पूछताछ उनके साथ हुई है और कई सवालों का जवाब दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली के सैनिक फार्म, घिटोरनी, बिजवासन में छापे मारे। मीसा भारती और उनके पति शैलेश छापेमारी के दौरान घिटोरनी में अपने घर में मौजूद थे, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से पूछताछ की है। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के 3 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये छापेमारी चल रही है। इस वक्त मैं हूँ घिटोरनी इलाके के सरला विला में, यहाँ पर छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम सुबह से यहाँ मौजूद है। आपके अलावा सैनिक फॉर्म में ये छापेमारी चल रही है और कहीं न कहीं इस छापेमारी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो सकती है और मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ सकती है। मीसा भारती और शैलेश की कंपनी मिशेल में फर्जी कंपनियों के जरिए निवेश का आरोप है। इस मामले में मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल और फर्जी कंपनियों से जुड़े जैन बंधुओं की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। मीसा भारती और उनके पति शैलेश मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के घेरे में हैं। आरजेडी का आरोप है ये सारी कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है। ईडी की रेड पर बिहार बीजेपी का कहना है कि लालू यादव के परिवार ने बिहार की जनता को धोखा देकर हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है। बार बार कह रहे हैं कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई ना बोले। ये 11 अशोक रोड पर नियंत्रण रखने वाले लोग अब इन एजेंसीज के हेडक्वार्टर वहां पर आ चुके हैं और ये एजेंसियां, जो हमने लगातार कहा, नए गठबंधन सहयोगी हैं। पॉलिटिकल अपोजिशन से लड़ने की अगर ये नई विधा भाजपा और संघ ने विकसित कर ली है तो मैं समझता हूं आज हम थोड़े परेशान जरूर हुए, लेकिन कल इसकी जद में सब आएंगे। कि जब रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े गए तो गुस्सा तो बहुत स्वाभाविक है। नहीं, वो जो करें बदले की भावना, तो उनको तो ये बताना चाहिए ना, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसका जवाब दे। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनते समय आपको ध्यान नहीं आया कि माइनर है कि मेजर है। जब 3 साल की उम्र में तेज प्रताप यादव को गिफ्ट मिलने लगा तो आपको याद नहीं आया कि मेजर है कि माइनर है। बेनामी संपत्ति मामले में मीसा भारती के खिलाफ आईटी और ईडी की जांच चल रही है। मीसा भारती पूछताछ के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने पेश भी हो चुकी हैं। इनकम टैक्स विभाग ने मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, रागिनी और चंदा यादव की 12 संपत्तियां अटैच की थी। मीसा के फार्म हाउस, मीसा की कंपनी और पति के फार्म हाउस पर छापेमारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। फर्जी कंपनियों के जरिए मिशेल कंपनी में निवेश का आरोप है। सीए राजेश अग्रवाल से पूछताछ में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। इस मामले में मीसा भारती आरोपी नहीं है। ये कार्रवाई जैन भाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई पर आरजेडी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीबीआई की कार्रवाई पर आरजेडी और कांग्रेस से उलट जेडीयू ने चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेडीयू ने दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। हालांकि इस संकट काल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लालू यादव के साथ खड़े हैं। लालू जी के साथ खड़े हैं। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बुलडोज कर रही है बीजेपी सरकार। और जो लोग 100 चूहा खा करके, अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। अब आज जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ है उन लोगों के पर एक्ट किया जा रहा है। पूरे देश में एक सेकुलर मोर्चा को मजबूत करने की आवश्यकता है इस देश में। और ऐसे वक्त में राज्य का मुखिया अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो उनको अनुलोम विलोम छोड़कर चुप्पी तोड़ना चाहिए। ये वक्त आ गया अब चुप्पी तोड़ने।
सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपनी मिस्टर क्लीन की छवि बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए विपक्षी एकता में सेंध लगाते हुए दिखना भी नहीं चाहते। जेडीयू की चुप्पी पर आरजेडी भी कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। नहीं, एकजुटता मेरा मजबूत है बिहार में कोई कमी नहीं। महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन अटूट रहेगा। वो स्ट्रेटजी अपना तय कर रहे होंगे कि कैसे जो है लालू प्रसाद यादव जी से बात करके अपनी बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर की खूबसूरत पहाड़ियों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों ने नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह दी है। लालू यादव और उनके परिवार पर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश से जुड़े 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। शुक्रवार को लालू यादव के परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक पार्टी न तो सीबीआई की कार्रवाई पर कुछ अभी कहेगी और न ही तेजस्वी यादव। उधर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का अलगाववादियों से लगाव का पैमाना एक बार फिर से छलक कर बाहर आ गया है। मणिशंकर अय्यर ने कश्मीर के अलगाववादियों के समर्थन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात पर सवाल उठा दिया। तो क्यों ये दो रुख की पॉलिसी कि नागा अलगवादियों से हम बात करेंगे लेकिन कश्मीर अलगवादियों से हम नहीं बात करेंगे? इसका क्या मतलब है कि हम प्रेसिडेंट शी से बात करेंगे लेकिन माओवाद से नहीं बात करेंगे? ये कोई नीति नहीं बनती है। ये बस उस क्षण पर कौन सा जुमला निकल सकता है इसके खोज में रहते हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट के दौरान कल पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी। मणिशंकर अय्यर ने इस मुलाकात पर सवाल उठाते हुए अलगाववादियों, नक्सलियों और नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों सभी को एक ही तराजू में तौल दिया। हाल ही में भारतीय सेना पर हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अपमानजनक बयान दिया था। इस बयान पर मणिशंकर अय्यर ठहाके लगाते नजर आए थे। 6 नवंबर 2015 को प्रसारित पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर मणिशंकर अय्यर ने कहा था, इनको हटाइए और हमें लेकर आइए और कोई रास्ता नहीं है। पेरिस की मैगजीन चार्ली हेब्दो पर आतंकी हमले को मणिशंकर अय्यर ने अफगानिस्तान, इराक में अमेरिका की कार्रवाई की प्रतिक्रिया बता दी थी। अभी तक इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के विवादित बयानों को निजी बताकर जिम्मेदारी पूरी कर लेती है अक्सर। जर्मनी के हैम्बर्ग में आज G20 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण कोरिया, इटली, अर्जेंटीना और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। G20 समिट और ब्रिक्स देशों के नेताओं से अलग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के देशों से द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और आतंकवाद पर चर्चा की। पीएम मोदी वियतनाम के नेताओं के साथ भी थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आज G20 समिट में 2 औपचारिक सत्र हैं। इसमें दुनिया के शीर्ष नेता विचार विमर्श करेंगे। समिट के दूसरे सत्र में डिजिटलाइजेशन, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर, जबकि तीसरे सत्र में अफ्रीका के साथ भागीदारी, पलायन और स्वास्थ्य पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। हालांकि ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी। G20 दुनिया के आर्थिक रूप से मजबूत 19 देश और यूरोपीय यूनियन देशों का संगठन है। 1997 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने इसकी स्थापना की थी। G20 का दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75% व्यापार पर नियंत्रण है। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों की हालत बहुत सीरियस है। जहरीली शराब पीने से कई परिवार उजड़ गए। आजमगढ़ के रौनापार थाने के केवतहिया और अजमतगढ़ गांव में मातम पसरा है। कई लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। यूपी सरकार ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए 3 पुलिस वालों और आबकारी विभाग के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। यूपी सरकार ने पूरे मामले की जाँच के आदेश भी दिए हैं। यूपी के आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि मरने वालों में शामिल 2 भाई घर में ही नकली शराब बनाते थे। प्रशासन ने शराब के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए हैं। क्या मिक्सचर है उसका सैंपल ले लिया गया है और सैंपल को हम अपने लैब में भेज के देखेंगे कि कहीं इस तरह का जहरीली चीज़ तो नहीं उसमें मिक्सिंग है या किस तरह का वो बनाते थे, कच्ची शराब में क्या मिला के बेचते थे जिससे ये मृत्यु हो गई। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है।